हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने स्क्रीन की तरफ देख लिया होगा कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका मैं लेकर आई हूँ आज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और ये है पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जहां पर मैंने इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। मैंने बताया है वहां की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, मैंने वहां बताया है रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये इक्वेशन या समीकरण को कैसे बैलेंस करना होता है, कैसे पहचान करनी होती है, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। बाकी आज हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने के पहले क्यों ना पहले थोड़ा सा हम हमारे चैनल के बारे में जान ले। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ बेटा हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे हम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम जितनी भी चीज़ें आपकी कवर कराते हैं वो सब बेसिक से लेकर एडवांस तक होती है और आपकी बुक के एनसीईआरटी के हर एक सेक्शन को हम बहुत ही अच्छे से कवर कराते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे डाउट्स करते हैं क्लियर। तो ये सब अरेंज फॉर्मेट में आपको मिलेगा जहां पर आपके पाठ्यगत प्रश्न, पूरा एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज भाई सब होगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करवा रही हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम आप जितना भी हमें ये करवा रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि इसके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। बेटा नीचे लिंक दी गई है, वहां जाकर आप ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अभी इंफॉर्मेशन बस इतनी ही मुझे आपको देनी थी और ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वीडियो को स्टार्टिंग में ही भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बार बार मैं बोलूँ ना और पहले हम लाइक शेयर करके बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, बट उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। हमने क्या बोला कि जब रासायनिक क्रिया होती है ना, तो उस टाइम यानी उस समय किसी एक तत्व का जो परमाणु होता है ना बेटा, तत्व बोले तो एलिमेंट बोले तो बेटा अब वो धातु, अधातु, उपधातु कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि एलिमेंट्स में तो धातु भी आती है, उपधातु भी आती है और अधातु भी आती है, यानी कि बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड सब आते हैं। रासायनिक क्रिया के समय किसी तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु में चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। क्या कहा मैंने आपसे? ना तो कोई भी परमाणु मिश्रण से बाहर जाएगा और ना ही बाहर से कहाँ आएगा, मिश्रण में आएगा। ऐसा भी इसमें होगा। ठीक है भाई, तो ये भी हमने जाना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फिर हमने जाना कि एक्चुअल में क्या है ना, वास्तव में क्या है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से ही क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ या तो टूटेंगे, पदार्थ जो है या तो वो टूटकर क्रियाएं करेंगे, या नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, या तो फिर वो जुड़कर करेंगे। समझ पा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे होगा। बस आज का सेशन एंड तक देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये इमेज आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा मैंने सोचा मेरी स्लाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर सी लगे, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट ये सब देख के ज़्यादा अच्छे से आता है, तो मैंने ऐसे केमिकल रिएक्शन की एक GIF यूज़ की है। ओके, इसी से रिलेटेड ये इमेज है। पहली स्लाइड डन, क्लियर, ऑल क्लियर ने सब समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा अब हम संयोजन अभिक्रिया। एक्चुअली में अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं।
तो सभी के पहले तो मैं नेमिंग बता देती हूँ। जैसे एक होती है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो मैम ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? सो अभी वन बाय वन करके मैं आपको पढ़ाऊंगी और बेटा पूरा डिटेल में जाकर हम पढ़ेंगे, सो बिल्कुल भी परेशान मत होना। सो यस, हमारा फर्स्ट डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। सेकंड मैं आपको पढ़ाऊंगी वियोजन, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। सो यस, हम पढ़ेंगे क्या? वियोजन अभिक्रिया, जो कि अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि बेटा विस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि बेटा हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जानेंगे। हम जानेंगे कि ये उपचयन क्या होता है और हम ये भी जानेंगे कि ये अपचयन क्या होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे चंगू मंगू। जिन बच्चों को ये लग रहा है, इनके दिमाग में जो चल रहा होगा कि मैम इनमें से कौन सी रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक काम करिए, हमें वही बता दीजिए। बेटा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। सो ध्यान से सुनिएगा, सारी ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना? देखो रट कर क्या मिलेगा, अभी आप ना बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। अब बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, मैंने बोल दिया मान लो कि संयोजन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो आप चारों छोड़ दोगे क्या? कई सारे स्कूल में ये चीज करते हैं, बोर्ड में आप नहीं करो। मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि बोर्ड में ये चीज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कब कहाँ से क्या पूछ ले ये किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए मैं आपके सारे डाउट्स 9th क्लास से क्लियर करती हुई आ रही हूँ, क्योंकि स्पेशली 9th 10th को ही पढ़ाती हूँ। सो 9th क्लास से क्लियर करती आ रही हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटा सारी चीज़ें पढ़ो, 10th में तो बिल्कुल भी मक्कारी नहीं चलेगी। ओके, अदर क्लासेस होती, हमारी बोर्ड क्लासेस नहीं होती, तो फिर भी स्कूल में IMP जो लगाते चलो ठीक है उससे आ जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हमें 5 अभिक्रियाएं पढ़नी है जो हमारी फ्यूचर के लिए भी अच्छी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है आपके सामने संयोजन अभिक्रिया। अब आप कहेंगे मैम एक बात बताइए, ये संयोजन अभिक्रिया बताते बताते आप तो हमें एक्टिविटी की तरफ ले आए। बेटा एक्टिविटी से तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। सुन लो कान खोल के, ये दोनों कान खुले हैं ना आपके? अब जितनी भी एक्टिविटी, जैसे ये हमारी एक्टिविटी 1.4 है, क्रियाकलाप 1.4 है, इसके पहले की जितनी एक्टिविटी है उसे भी करना है और सारी एक्टिविटी लाइन से करना है, क्योंकि यही आपकी हेल्प करेंगी सारी रिएक्शंस को समझने में। जानना चाहते हो कैसे? अरे जानना चाहते हो, चलो 1 बाय 1 करके पहले तो हम समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक्टिविटी हमसे क्या कहती है, पहले हम उसे पढ़ेंगे, देन हम इसकी तरफ जंप करेंगे, इसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, एंड यस, केमिस्ट्री की किसी भी एक्टिविटी को हमें घर में कोने में बैठकर ऐसे खुद से ऐसे मिक्सअप नहीं करना, केमिकल रिएक्शन बम ब्लास्ट कर दो, आग लगा दो, नहीं। तो आप ये हमें अपने शिक्षक की निगरानी में करनी होती है कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि बेटा अभी आप छोटे हो, आपको नहीं पता है किसका मिक्सअप करने से क्या क्या बन जाएगा। सो प्लीज घर पे ट्राई ऐसा कुछ भी ना करें, डेंजरस ट्राई ना करें। और आपको भी कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस है कौन सी नहीं है, बेटा वो पढ़कर पता चलेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई लाइक शेयर कर रहे हो ना, करते चलना है ना। चलो, सो हमारे सामने एक्टिविटी 1.4 जो हमसे क्या कहती है, जो हमसे कहती है कि एक बीकर में थोड़ा सा हमें क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक बीकर लो पहले, तो उसमें क्या डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड, या हम जिसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, हमने सुन लिया, हमने ये चीज कर दी। अब धीरे धीरे करके उसमें स्लोली स्लोली जो है पानी मिलाने को कह रहे हैं। ठीक है, अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? सो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने लिया क्या, एक बीकर, हमने लिया भाई एक बीकर, और हमने उस बीकर में क्या किया है, सो हमने उसमें डाला है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, या क्या डाला है, बिना बुझा हुआ चूना। तो हमने ले लिया ये, मान लेते हैं कि ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसी में थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पानी डालिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड था, जैसे ही इसमें धीरे धीरे करके पानी डाला, पानी हमें दिख रहा है। फिर कह रहे हैं कि अब बीकर को स्पर्श करो, टच करो, और बताओ कि तापमान में कोई परिवर्तन आया।
टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आया, पहली बात तो आपको यहाँ छोटू छोटू से बुलबुले निकलते दिख रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में बैठा लो यस डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज होगा। बीकर को टच करने पर, उसे स्पर्श करने पर तापमान में परिवर्तन होगा। सो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, और जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से क्या होता है, अभी ये बिना बुझा हुआ चूना था कैल्शियम ऑक्साइड, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा। सो ये बुझे हुए चूने का क्या करेगा, निर्माण। किसका निर्माण करेगा, बुझे हुए चूने का। समझ पाए? चलो अब होता क्या है, कैसे हुआ इसकी हम पूरी इक्वेशन जानते हैं, कैसे हुआ जानते हैं। और ये संयोजन अभिक्रिया में काहे पढ़ रहे हैं हम, संयोजन में पढ़ने के पीछे क्या कारण है, चलो समझते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में बेटा ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो हमसे क्या बोला है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा हुआ चूना है वो जल के साथ तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन, और वो क्या करेगा, उसके बाद वो बुझे हुए चूने, बिना नहीं बेटा, बुझे हुए चूने जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यहाँ निर्माण करेगा, और ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में यहाँ से क्या निकलेगी, ऊष्मा। सो हमने देखा कि बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O वाटर से कराने पर हमें मिल गया बुझा हुआ चूना जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें यहाँ से क्या निकलती हुई दिख रही है, ऊष्मा निकलती हुई दिख रही है। डन कहानी। अब सुनो मैम ये क्या बताना क्या चाह रहा है, हमें रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई, हमें एक्टिविटी समझ में आ गई, लेकिन इसमें संयोजन अभिक्रिया क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक, क्या कहा मैंने आपसे कि जब दो या फिर दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यही क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने आपसे कि जब क्या होता है बेटा, सो जब हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब आप कह रहे होंगे कि मैम एक बात बताइए, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, पिटाई हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं करनी है मैम से, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, मैम ने पढ़ाया है ना। अभिकारक क्या होते हैं, तो बेटा ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों हैं क्या, जिनके बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन, अभिक्रिया। सो ये क्या है बेटा, अभिकारक ही है। क्या है बेटा, सो ये अभिकारक ही है। और ये क्या है बेटा, सो ये है उत्पाद। ये क्या है, सो ये है उत्पाद। समझ पाए कि नहीं? सो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी H2O वाटर ने मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वही होगी संयोजन अभिक्रिया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का, डन, लॉक कर दें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में दूसरी कहानी। जैसे ही बेटा आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे ना, कभी भी ध्यान रखना हमें एक सिंगल लाइन नहीं छोड़नी है। तो आपकी ही एनसीईआरटी में क्या होगा कि बीच बीच में आपको मिलेगा, क्या आप जानते हैं, तो हाँ हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे ही नॉलेज में वृद्धि होगी। सो क्या आप जानते हैं? अब आप कहोगे मैम क्या, तो इधर देखो मेरे साथ, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का जो उपयोग है वो दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? ऊपर जो अभिक्रिया हुई है ना, उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, यानी कि जो बुझा हुआ चूना बना है ना, इसके विलयन का, विलयन बोले तो बेटा इसके सॉल्यूशन का, इसके विलयन यानी इसके सॉल्यूशन का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में, अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, तो वायु में क्या उपस्थित, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
धीमी गति से क्या करती है, अभिक्रिया करेगा ये, और दीवारों पर क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी क्या बनने लगेगी, परत। अगेन सुनना, मैंने क्या बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे एयर, वायु में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करेगी, मिलेगी, धीमी गति से ये अभिक्रिया करेगी और किस चीज का निर्माण करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट का, और दीवार पर पतली सी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या जम जाएगी बेटा, परत। अब क्या होगा, सफेदी करने के, अब जब सफेदी की जाएगी तो उसके 2 से 3 दिन बाद ही कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद इसका निर्माण हो जाता है और इससे दीवारों पर एक अलग सी शाइन, दीवारें जो हैं वो अलग सी क्या होने लगती है, शाइन। इसी के साथ रोचक बात यह है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और हमने क्या देखा, जो यहाँ पर बेटा पूरी कहानी बताई ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये रही CO2, और जब ये इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, दीवारों पर पतली सी कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ गई और क्या हुआ बेटा, H2O वाटर भी प्राप्त हुआ। समझ पाए कि नहीं, चलिए आगे आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ। अगर जिन भी बच्चों को बेटा इतने से समझ में नहीं आया है तो मैं आपको ना संयोजन अभिक्रिया के कुछ और भी एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोयले का दहन, कोयले का दहन कैसे हो रहा है, हमने देखा कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या मैंने बोला आपसे कि जब कार्बन की रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से, तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखते हैं दूसरे एग्जांपल से कि अगर हमने देखा कि हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे होती है भैया, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर तो पानी का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है, और इसकी इक्वेशन बैलेंस्ड आपके सामने है। हमने देखा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, हाइड्रोजन के कितने एटम, 4 एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम, 2 एटम। हमने देखा हाइड्रोजन के 4 एटम तो यहीं पर ही है, ऑक्सीजन का यहाँ कितना एटम दिख रहा है, 2 एटम, बैलेंस है। इक्वेशन तो हमारी बैलेंस है, नहीं होती तो हम बैलेंस करते, कैसे करते वो मैंने सिखाया है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब और भी चीजें जानते हैं हम हमारी संयोजन अभिक्रिया में ही। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, ये संयोग करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। ये आपस में मिलकर संयोग करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ही क्या कहलाती हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी क्या होती है बेटा, उत्पन्न, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने आपसे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो ध्यान रखना कि वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद का निर्माण हो लेकिन ऊष्मा भी आए, है ना, ऐसा होगा। अब मैम ऐसे क्वेश्चन आते थोड़ी ना है, अरे बेटा आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बराबर से आते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ही कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, क्या बोला है यहाँ पर, जैसे नेचुरल गैस जो होती है ना बेटा, उसका दहन करने को बोल रहे हैं। लेकिन मैम नेचुरल गैस का दहन कैसे होगा, हमने देखा मीथेन है, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम, ऑक्सीजन गैस से। हमने देखा ये है मीथेन, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिला, H2O मिला, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में मिला। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्या निकली, ऊर्जा। तो ये प्राकृतिक गैस का दहन किया और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या है भाई, उदाहरण है। नेक्स्ट और जानते हैं, जैसे शाक सब्जियां होंगी जिन्हें हम खाते पीते हैं भाई, जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं। सो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होता है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही क्या है, एग्जाम्पल होता है। ओके चलिए और जानते हैं, क्या आप जानते हैं क्या कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी बेटा अगर मैं बात करती हूँ श्वसन की, हमारे द्वारा सांस लेने की अगर मैं बात करूं, सो ये भी क्या है, सो ये भी बेटा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। लेकिन इसके बारे में और जानते हैं कि सांस लेने से ऊर्जा कहाँ से आई। अरे भाई जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, जैसे आप एक मुझे बात बताओ, आप सुबह से उठते हो,
फिर आप उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। अब पूरी कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं कि ब्रश किया, पैर ज़मीन पे रखे, फ़ोन चलाया, कहाँ कहाँ गए टहले, ये नहीं। आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप अपने स्कूल के लिए तैयार हुए, फिर आप अपने स्कूल चले गए, फिर वहाँ से आए, खाना पीना खाया, फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी, अपना होमवर्क किया, फिर रात का खाना खाया, फिर अगेन आप सो गए। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दिनचर्या है आपकी, ये जो दिन भर का रूटीन है, ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कैसे मिलेगी आपको? ये ऊर्जा किस तरीके से मिलेगी आपको? सो ऑब्वियस सी बात है, खाते पीते रहने से ही तो मिलेगी ना, हवा खाने से थोड़ी ना ऊर्जा मिल जाती है। सो जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और क्या बोल रहे हैं, हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भैया? फूड से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि जब पाचन क्रिया होती है तो इस समय जो पदार्थ हमने खाए होते हैं ना, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने ये सारी चीजें खाई, हमने रोटी खाई, हमने चावल खाया, या हमने ब्रेड खाई, आलू खाया, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पता है ये सब हम खाएंगे, हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होगा, इनसे हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे हमने रोटी खाई तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, और हमें उसी की ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी इन्हीं सारे खाद्य पदार्थों को खाने से ही आएगी। आप सोचो ना कि अरे वो मोमोज, मंचूरियन, चाउमीन खाने से मैम हमें एनर्जी मिलती है, ये बहुत दिमागी तौर की एनर्जी है, फिजिकल नहीं है वो। आपको दिमागी तौर पर संतुष्टि मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें शारीरिक रूप से हमें ऊर्जा मिली तो नहीं मिली, ठीक है, बल्कि हम और कमजोर हो गए। सो इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 इसका सूत्र यानी फॉर्मूला होता है। ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलता है और हमें क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। हमने देखा कि ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ क्या करी? क्रिया, और हमें क्या दिया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और साथ ही साथ क्या मिली? हमें क्या दिया? ऐसे सेंस की इस ग्लूकोज ने क्या किया है, तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलता है और एनर्जी देता है। कैसे देता है हमें एनर्जी? तो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलेगा, और फिर CO2 रिलीज होगी, H2O, और साथ ही साथ ऊर्जा भी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, फाइनली यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होती है। फिनिश क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? सो जहां पर दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, सो जितने भी बेटा मैंने एग्जाम्पल्स बताएं, प्लीज वो इक्वेशंस ना लिख लिख के याद कर लेना, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम वियोजन, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अब हम क्रियाकलाप 1.5 को समझते हैं। सो बेटा ये आपके सामने दीदी दिखाई दे रही है, दीदी नहीं है एक्चुअली, आपको पता है पिछले 1 साल से आप मुझसे पढ़ रहे हो, 1 साल तो नहीं हुआ होगा, 9th क्लास में है ना, अगस्त से जुलाई अगस्त से ही पढ़ा रही हूँ मैं ऑलमोस्ट आपको, है ना। तो 9th क्लास के बच्चे हैं आप लोग मेरे, जो आप 10th में आए हैं। सो आपको पता ही है कि जब भी मैं कोई फिजिक्स पढ़ाती हूँ, मोस्टली फिजिक्स में ही मुझे एग्जाम्पल्स देने होते हैं, तो मैं एक लड़का और लड़की का सहारा लेती हूँ। एक का नाम होता है चीकू और एक का नाम होता है चिंकी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये कौन है, तो ये है हमारी चिंकी। चिंकी कर रही है एक एक्सपेरिमेंट। तो चिंकी का एक्सपेरिमेंट देखने के पहले हम अब इस एक्सपेरिमेंट की एक काम करते हैं, पहले जानकारी ले लेते हैं कि चिंकी किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही है। सो एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के हमें क्या लेने को बोल रहे हैं? क्रिस्टल। क्या बोल रहे हैं कि एक शुष्क यानी कि जो ड्राई क्वथन नली होती है, इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए, और क्रिस्टल लेने के बाद क्या करने को बोल रहे हैं? क्या फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के कलर पर ध्यान दीजिए। तो पहले तो हमने क्या लिए? क्वथन नली ली, उसमें 2 ग्राम क्या डाल दिया भाई? फेरस सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल डाल दिए, है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं? अब देखो कि इसके क्रिस्टल के रंग में क्या परिवर्तन हुआ है, हमसे ऐसा बोला जा रहा है। फिर और क्या बोल रहे हैं? क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया, अभी बता रही हूँ चित्र, रुक जाओ। और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखो। सो ओवरऑल देखा जाए ना चंगू मंगू, तो होगा ये कि ये है चिंकी, इसके हाथ में क्या है? क्वथन नली है, और आप ये देख रहे होंगे स्पिरिट है, जिससे क्या निकल रही है? ज्वाला निकल रही है ना। फिर हमने क्या देखा कि भाई ये जो क्वथन नली है वो चिंकी थोड़ी सी क्या समझदार थी,
तो उसने ना चिमटे का प्रयोग किया है उस क्वथन नली को पकड़ने के लिए, क्योंकि नीचे से उसको ज्वाला देनी है, चिंकी जल सकती है। तो चिंकी ने अपनी बुद्धि लगाई, है ना, तो उसने क्वथन नली को पकड़ने के लिए किसका यूज किया है? चिमटे का। क्वथन नली के खुले सिरे को आप अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। हमसे क्या बोल रहे हैं कि जब क्वथन नली, हमने इसमें क्या डाला? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, और जैसे ही इसे ज्वाला मिलेगी, सो हमने देखा कि यार इससे ना गैस निकलना शुरू हो जाएगी। गैस तो निकल रही है, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना बेटा, परख नली, क्वथन नली, कुछ भी अगर आप लेकर बैठे हो, ऐसे घुस के नहीं देखना होता उसको, समझ रहे हो? नीचे से ज्वाला निकल रही, कुछ भी हो सकता है, आपका फेस खराब भी हो सकता है, आप जल भी सकते हो, ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें करना है तो किसी के अंडर में करो, निगरानी में करो, अपने टीचर्स की, खुद से मत करने बैठ जाना। तो क्या बोल रहे हैं? क्वथन नली के खुला सिरा, ये जो खुला सिरा है ना, कोशिश करो कि आप इसे अपने पड़ोसी या अपनी ओर बिल्कुल भी ना करो, थोड़ा सा साइड करके रखो। फिर क्या बोल रहे हैं कि गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ लीजिए, और जो गैस है ना उसको धीरे से अपने पास, वो क्वथन नली को नहीं नाक में लेके आ जाना, गैस को अपने पास ऐसे थोड़ा सा लाने की कोशिश करने को बोल रहे हैं। होगा क्या? फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूखने की ये क्या है? सही विधि है। चलो अब इसके बारे में पूरा हम डिस्क्रिप्शन जानते हैं। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है बेटा कि क्या आपने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया होगा? क्या आपने ध्यान दिया कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग में जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है ना, सो इसके हरे रंग में क्या हुआ है? चेंज हुआ है, यानी कि परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न सभी लाक्षणिक गंध को भी आप क्या कर सकते हैं? सूंघ सकते हैं। अभी हमने जाना कि जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जैसे ही क्या मिली? ऊष्मा मिली, तो ये फेरिक सल्फेट में क्या हो गया? अलग हो गया, जो हमें सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त हुआ। और हमें यहाँ पर दो तरीके की गैसें मिली। हमने क्या बोला कि जैसे ही फेरस सल्फेट को ऊष्मा प्रदान की गई तो दो तरीके की गैसें मिली और हमें फेरिक ऑक्साइड मिला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एक ही अभिकर्मक है। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट किसका काम कर रहा है बेटा? सो ये अभिकर्मक का या अभिकारक का काम कर रहा है ना, अभिकर्मक या अभिकारक का काम कर रहा है। और हमने देखा कि यार ये दो या दो से ज्यादा उत्पाद में चेंज हो गया, दो या दो से ज्यादा उत्पाद में ये तो चेंज हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यही क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सो हमने जाना कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद जो है वो प्रदान कर रहा है, ऐसा वियोजन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, संयोजन में क्या हो रहा था कि एकल अभिकर्मक था, जो वहां पर क्या हो रहा था? दो या दो से ज्यादा अभिकर्मक या अभिकारक क्या कर रहे थे? आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है बेटा? तो इसमें एकल अभिकर्मक जो है, जैसे ही उसे ऊष्मा मिली, वो दो या दो से ज्यादा उत्पाद में टूट गया। कोई कंफ्यूजन? ये दो से ज्यादा उत्पाद में टूट गया। ओके, और जानते हैं गर्म करने पर फेरस सल्फेट की अगर बात करेंगे, इसका जो क्रिस्टल है ना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जल को त्याग देता है और क्रिस्टल का जो रंग है वो चेंज हो जाता है। क्रिस्टल के रंग में बेटा परिवर्तन हो जाता है। समझ पाए कि नहीं? इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। क्या बोला जा रहा है आपसे? सो आपसे बोल रहे हैं कि इसके उपरांत ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं। फेरिक ऑक्साइड कैसा है? ठोस है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये ठोस है और दो गैसें मिलेंगी, तो हमें कौन कौन सी गैसें मिली? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली और कौन सी गैस मिली बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना ही एक वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। चलो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। कहां पर और किया जाता है? सीमेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऊष्मा के द्वारा की गई जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं।
जैसे हमने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही क्या प्रोवाइड की गई, ऊष्मा प्रोवाइड की गई, जैसे ही इसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या मिली, ऊष्मा, सो इसने क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हमने जाना कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा प्रदान करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वियोजन में ऊष्मीय वियोजन समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बेटा बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर मैं ऐसा भी बोलूंगी कि डिफिकल्ट तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट असंभव थोड़ी ना है। दुनिया में हर चीज मुश्किल हो सकती है, असंभव नहीं हो सकती। तो कृपया करके बातों को बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे कि कहां पर मैं क्या क्या हाईलाइट करवा रही हूँ। सो ऊष्मीय वियोजन का ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। नाउ इसी में अभी हम और जानते हैं, जैसे ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और हम एक्टिविटी को जानते हैं, एक और हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप को देखते हैं, जो कि हमारा 1.6 नंबर का क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी है। अब क्या होता है, हमसे जो जो बोला है, चलो हम फटाफट से इसमें लिखते हैं। जैसे एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का क्या लेना है, चूर्ण लेना है, यानी कि चूरा लेना है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि एक क्वथन नली में क्या करना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेने को कहा जा रहा है। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे क्या करिए, गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ठीक है भाई, जैसा जैसा भी बोलते चल रहे हैं ना, वैसा वैसा करते चलेंगे। ओके, सो हमसे क्या बोला है कि चिमटे से क्वथन नली को पकड़ना है और ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करने को बोल रहे हैं। जैसा कि इसमें बताया, आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट करके बताइए। सो भाई डेफिनेटली चेंजेस तो हुए ही हैं, है ना, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह चेंज होंगे भी, कुछ कंडीशन में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ है। सो बात कुछ ऐसी है, हमने लिया एक बर्नर जिसमें क्या निकल रही है, ज्वाला यानी कि आग। हमने लिया एक क्या, क्वथन नली को, जिसमें क्या है, लेड नाइट्रेट। बोल रहे थे ना 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का हमें चूर्ण लेने को बोला था, तो हमने लेड नाइट्रेट का इसमें चूर्ण ले लिया। ये क्या है, सो ये है एक परख नली, और परख नली पकड़ने वाला चिमटा भी, सॉरी ये है क्वथन नली, और हमने क्या किया है, इस परख नली पकड़ने वाले चिमटे का यहाँ पर प्रयोग किया है, क्योंकि हाथ से नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर ज्वाला दी जा रही है ना। हमने देखा लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। चलो जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमने क्वथन नली में 2 ग्राम क्या लिया है, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया है। फिर हमने क्या किया है, क्वथन नली को पकड़कर हमने चिमटे से उसे पकड़ा और उसको ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म किया है। अब हमसे बोल रहे हैं कि जल्दी से बता दो भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो धुआं है वो यहाँ से उत्सर्जित हुआ है। क्या बोल रही हूँ कि भूरे रंग का धुआं यहाँ से उत्सर्जित हुआ है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही धुआं है। किसका धुआं है, सो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही धुआं है। और यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, जैसे हमने क्या देखा, लेड नाइट्रेट को जैसे ही ताप प्रदान किया गया, जैसे ही इसे क्या मिली, ज्वाला मिली, तो वैसे ही क्या हुआ, ये लेड ऑक्साइड में चेंज हुआ और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से प्राप्त हुई और साथ ही साथ क्या मिली, ऑक्सीजन गैस मिली। समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है बेटा? चलो अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे की तरफ। अच्छा, एक चीज और, ये तो बता ही रही हूं मैं, ये भी ध्यान रखते चलना कि हमारी जितनी भी इक्वेशन है, आप कभी भी जैसे नोटिस करना, मैं जितना भी पढ़ाती हूँ बेटा, जब भी आप इसे नोट डाउन करेंगे, कृपया करके एक निवेदन है कि इक्वेशन को देख लेना कि जैसी मैंने लिखाई है वैसी ही आपने लिखी है ना, कहीं आपने इधर उधर तो नहीं कर दिया। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कहाँ पर 2 लगना है, कहाँ 4 लगना है, सबका ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.7 की तरफ, और इसमें भी हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। हमसे बोल रहे हैं कि भैया एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए। तो ये जो मग दिख रहा है, ये हमारा प्लास्टिक का एक मग हो गया है। इसकी तली में 2 छिद्र करके इसमें रबड़ की डॉट लगा दीजिए। तो इसकी जो तली है, इसमें क्या कर दिया, तली मतलब उसके नीचे का तल, सरफेस, तो हमने क्या कर दिया, उसमें 2 डॉट लगा दी, रबड़ की डॉट लगा दी। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया। ठीक है, हमने कर दिया। इन इलेक्ट्रोडों को क्या करना है, 6 वोल्ट की जो बैटरी है ना, उससे इसे क्या कर देना है बेटा, जोड़ देना है। और यहाँ पर ये इसका क्या है, स्विच है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हर एक पॉइंट, अभी कुछ भी मैं आपको नहीं आंसर कर रही हूँ इसका, केवल पहले क्वेश्चन बता रही हूँ
और जब क्वेश्चन पता चल जाएगा फिर आंसर करने में मजा आएगा, है ना। देखो भाई काफी ज्यादा मेहनत लग रही है, लाइक शेयर में कंजूसी तो नहीं हो रही है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर से जरूर बताना। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा। हमने लिया एक प्लास्टिक का मग, उसकी जो तली थी उसमें 2 छिद्र किए और हमने उसमें रबड़ की क्या लगा दी है, डॉट, और इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड को डाला है जैसा कि आपको दिख रहा है। और इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करने को बोल रहे हैं, जोड़ने को बोल रहे हैं। इन इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने को कहा जा रहा है। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें पूरी तरह से क्या कर जाए, उसमें डूब जाए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमसे क्या बोल रहे हैं कि उसी पानी में अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ले लो, कुछ बूंदे डाल दो, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। क्या कह रहे हैं कि जल से भरी जो 2 अंशांकित परख नलियां है ना, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जल से भरी है ना, और इसको क्या करना है, दोनों को कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख देना है। ठीक है, हमने कर दिया। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, विद्युत धारा इसे प्रवाहित करानी है और थोड़ी देर के लिए इसे कुछ इसी प्रकार से छोड़ देना और देखना है कि क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। तो चलो जानते हैं। पहली बात तो बेटा कोई भी एक्टिविटी हो, फिर से सुनो, बार बार पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार पढ़ के नहीं समझ में आता। मैं यहाँ पर आपको जल का वैद्युत अपघटन बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 1 टाइम पढ़ने के बाद हमें ये चीजें नहीं समझ में आती है, नहीं पल्ले पड़ती हैं। इसीलिए बेटा आपको क्या करना होगा, तो जब 1 टाइम में आपको कुछ भी ना समझ में आए, एक बार और पढ़ो, फिर भी ना समझ में आए, एक बार और पढ़ो, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब क्या बोल रहे हैं, सुनो। दोनों इलेक्ट्रोडों पर अब बुलबुले बनते हुए दिखेंगे। जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट होगा ना, तो आप देखो कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर हमें क्या मिल रहे हैं, बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, है ना। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? चलो, एक क्वेश्चन ये हो गया कि दोनों ही परख नलियों में आयतन समान है। जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। ठीक है भाई, जब ये दोनों ही परख नलियां क्या हो, गैसों से अच्छी तरीके से बेटा पूरी तरीके से फिल हो जाए, तो इसे थोड़ा सा केयरफुल तरीके से सावधानी से हटाने को बोला जा रहा है। किसको? ये दोनों परख नली को। अब क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लगाकर इन गैसों की जांच करने को बोल रहे हैं। तो सुनो। अब पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट हमें खुद से नहीं करना है, हमें अपने शिक्षक यानी कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी निगरानी में करना है और बहुत केयरफुल होकर करना है। दोनों स्थितियों में क्या हुआ आपको बताना है, जो अभी हमने सिचुएशंस देखी हैं, स्थितियां देखी हैं, और हमसे कह रहे हैं कि दोनों परख नलियों से कौन सी गैस उपस्थित हुई, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित हुई। तो ये है हमारा प्लास्टिक का मग। हमने जाना कि यहाँ पर ये हमें क्या मिल रहा है, ये ऑक्सीजन दिख रही है, हाइड्रोजन। अभी बताऊंगी कैसे पता चला ये चीज। हमने देखा इसमें पानी है, रबड़ की डॉट है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है बेटा, स्विच है, और ये हमारी 6 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हुआ क्या होगा। सो बेटा ध्यान से सुनेंगे बहुत ही ज्यादा। सो भाई होता ये है कि जैसे ही अब हमने पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया, लेकिन हमसे बोल रहे हैं कि दोनों परख नलियों में एकत्रित गैसों का आयतन समान है। क्या इसका आयतन समान है? तो हम कहेंगे नहीं। दोनों के आयतन में आप देख सकते हो डिफरेंस है, ऑक्सीजन के आयतन में और हाइड्रोजन के आयतन में क्या है, अंतर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, हमसे क्या बोल रहे हैं कि अब हमने जैसे ही इस परख नली को निकाला, बुलबुले बने। यहाँ पर हमने देखा ना, हमसे बोल रहे थे यहाँ पर कि ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित करते हैं। यहाँ बुलबुले दोनों इलेक्ट्रोडों पर हमें ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमसे बोला कि सावधानी पूर्वक इन दोनों को निकालिए और एक जलती हुई मोमबत्ती इन दोनों के पास लेकर आइए और बताइए कि इनमें कौन सी गैस है। जैसे ही हम उसे इसके पास लेकर आते हैं, इस परख नली के पास लेकर आते हैं, तो उसके बेस पर हमें बताना है, पहचान करके कंफर्म होना है कि इसमें कौन सी गैस है। सो जैसे ही हम अगर एक परख नली के पास, जैसे इस परख नली के पास जैसे ही जलती मोमबत्ती लेकर आएंगे, और प्लीज ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा दूर से करना है,
मुंह जला के बैठ जाओ नहीं तो अपना। जैसे ही हम इस परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो क्या होगा, एकदम से यहाँ से ज्वाला निकलेगी। फिर यहाँ से ज्वाला निकलेगी तो हम समझ जाएंगे कि अरे भाई इसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस। और वहीं अगर इसमें अब जैसे अभी इस वाली परख नली को लेते हैं, जैसे ही इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो इससे फटफट की आवाज आने लगेगी, इससे फटफट की आवाज आने लगेगी, जिससे ये समझ में आएगा कि इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। वॉल्यूम समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, एंड आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया होगा। हमने जल का वैद्युत अपघटन कैसे होता है ये जान लिया। अब आते हैं हम हमारी एक्टिविटी 1.8 की तरफ, क्रियाकलाप 1.8 की तरफ। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेने को बोल रहे हैं। ठीक है भाई, हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक चाइना डिश लीजिए और इसमें 2 ग्राम क्या करिए, सिल्वर क्लोराइड को लीजिए। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसका रंग क्या है। ठीक है भाई, रंग चेक कर लेते हैं। फिर हमसे कह रहे हैं कि इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए आप सनलाइट में छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के पश्चात फिर बताइए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो ये है चाइना डिश जिसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है। अब हमसे बोल रहे हैं कि पहले बताओ इसका रंग क्या है, और जब उसको सनलाइट पड़ी तो बाद में इसका रंग क्या हुआ। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर मेटल बनाता है। देखो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे बेटा कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो है वो धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। पता है क्या होता है, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है ना, जैसे इसे सनलाइट मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सो ये सिल्वर अलग कर देगा और क्लोरीन अलग कर देगा। सेम यही चीज हम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी देखेंगे, जहां पर सिल्वर ब्रोमाइड ये है आपके सामने, सनलाइट जैसे ही इस पर मिलेगी थोड़ी देर बाद, सो ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। समझ पाए। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया हुई है, ये हमें बताना है। लेकिन इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। इतना कुछ मैंने पढ़ा दिया, एक छोटू सा होमवर्क तो बनता है ना, तो जल्दी से आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शेपी पढ़ लिया ना। अब बोल रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ऊर्जा क्या हो, अवशोषित हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ओके डन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। सो भाई क्या क्या हो गया हमारा बेटा, सो हमने पढ़ लिया संयोजन, हमने पढ़ लिया वियोजन। नाउ अब हम आते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की 3 कील लेने को बोला है। चलो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और फटाफट से हम इसका आंसर जानते हैं। हमसे कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमा से रगड़कर अच्छे से साफ कर लीजिए। लोहे की कितनी कील लेनी है हमको, 3, और रेगमा से रगड़कर उसे अच्छे से क्या कर लेना है, साफ। अब हमसे ए बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लेनी है और प्रत्येक परख नली में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट का जो है विलयन लेना है। तो हमसे कह रहे हैं कि ए और बी से चिन्हित की गई 2 परख नलियां लीजिए और सभी में 10 ml जो है ना कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक छोड़ दीजिए, डुबो कर रखिए, जैसे कि यहाँ पर चित्र 1.8a में बताया है। तुलना करने के लिए कील को क्या करना है, अलग रखना है। तो हमने ये कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, जहां हमने क्या देखा, लोहे की 2 कीलें हैं, ये धागे से इसे बांधा है, ये स्टैंड है और ये ऑब्वियस सी बात है परख नली है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, 20 मिनट के पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से भाई बाहर निकालो। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना 1.8 बी से कीजिए। ये रहा आपके सामने 1.8 बी का डायग्राम, जहां पर क्या होगा, यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन परख नली ए है और ये है परख नली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये अभिक्रिया मिश्रण परख नली बी है।
जिसे हमने 20 मिनट के लिए छोड़ा था। तो प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना कीजिए। सो हमने देखा कि भाई इसका कलर धीरे धीरे करके काफी डल हो गया है, बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। हमने देखा कि जो पहले लोहे की कील थी अब उसके रंग में भी परिवर्तन आ गया। कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालने के बाद हमने देखा तो लोहे की कील कुछ इस तरीके की हमें दिखाई दी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने ये देखा कि 20 मिनट के पश्चात हमसे बोला था कि दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकालना है और परख नली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना हमें 1.8 20 के जो डायग्राम दिया है, इमेज दिया, उससे करना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, हमने जाना, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, मैंने आपको पूरा समझा तो दिया है, लेकिन इसकी थ्योरी और जानते हैं हम। लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया? हमने देखा पहले तो हमारी जो लोहे की कील थी वो ब्राउन नहीं थी, बिल्कुल नई जैसी थी, लेकिन उसको जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट के लिए छोड़ा तो हमने पाया कि अरे भाई इसका जो रंग है वो तो ब्राउन हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे करके मलिन पड़ गया। लेकिन क्यों पड़ गया? तो ध्यान से सुनो, इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है कि आयरन की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से हुई है, तो हमने यही तो किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में ही तो आयरन डाला था, आयरन की 2 कीलें डाली थी। सो हमने देखा कि इसने आयरन सल्फेट बनाया है, कॉपर इससे अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर यानी कि बात करें तांबे को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है और हटा दिया है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा यहाँ पर एक चीज और मैटर करती है, सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अभी एक्चुअली में हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सुन लीजिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम, ऐसे सबके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन आता है? सो वो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। लेकिन मैम कैसे? क्योंकि आप इन्हें खुले में छोड़ ही नहीं सकते, मतलब समझ रहे हो, पोटेशियम सोडियम अगर सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल हैं तो आप सोचिए कि ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं, न वायु में न किसी चीज में। तो इसे हम कैरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है ना। तो सक्रियता श्रेणी पता होना चाहिए, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सो इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से डिस्प्लेस्ड कर दिया, विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कारण हमें पता चल गया है, सक्रियता श्रेणी है, और विलयन का रंग नीला मलिन क्यों पड़ गया ये भी हमने पढ़ लिया। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया अगर जिसको इन एग्जाम्पल से बेटा समझ में नहीं आई ना, तो मैम आपको और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने देखा कि जिंक की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से होती है, क्या कहा मैंने? बेटा ध्यान से सुनो कि जिंक की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से होती है तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर जो है उससे अलग हो जाता है। जिंक की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से होती है तो क्या मिलता है? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। और कॉपर इससे क्या होगा? अलग। लेड की रिएक्शन अगर किससे होती है? लेड की अगर बात करें हम, अगर इसकी रिएक्शन हम कॉपर क्लोराइड से कराते हैं तो ये क्या देता है? लेड क्लोराइड देता है, और कॉपर इससे क्या होता है? अलग होता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिकों से क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट, यानी कि पूरा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए भाई, अगली अब कहानी की तरफ आते हैं, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सब अच्छे से समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर होती चल रही है ना, सारी एक्टिविटीज, है ना भाई। जरूर से जरूर बताते चलना, किसी भी सेक्शन में कोई डाउट हो फटफट ऐसे कमेंट्स करना, जैसे कि आपको पसंद ही है फटाफट से कमेंट करना, जैसे कि आप लाइव में करते हो। सो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि पढ़ कैसे रहे हैं ये भी मैटर करता है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, मैंने देखा है मेरे सेशंस कैसे लेते हैं, है ना। मेरे क्या, किसी के भी सेशंस अगर ले रहे हैं तो फोन रखते थे बढ़िया सामने, और अगर नहीं रखते तो फोन बिल्कुल मुंह पे रखते हैं ऐसे, और बिल्कुल लेटे हुए हैं चद्दर के अंदर, है ना, ब्लैंकेट के अंदर लेटे हुए हैं, और फिर देख रहे हैं हमारे सेशन। नींद नहीं आएगी आपको? ऐसे कौन पढ़ता है भाई? मैं कुछ सोते सोते पढ़ा रही हूँ क्या, या कुछ खाते पीते पढ़ा रही हूँ?
नहीं ना बेटा, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, तो कृपया करके उसी तरीके को फॉलो करें, है ना। हमें बिल्कुल ऐसे हीरो की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, इतने हम आइंस्टीन नहीं है कि हमारे सब दिमाग में वन टाइम में ही चला जाएगा। तो आप चाहते हो कि ये चीज़ें अच्छे से आपके दिमाग में बैठे, तो प्रॉपर टेबल पे बैठा करो, है ना। बेड पे भी नहीं बैठ के पढ़ना, नींद आती है। ज़मीन पे बैठ के पढ़ो, नहीं तो आपसे कौन बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल ही एसी रूम चाहिए उसमें पढ़ना, नहीं। आप ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ सकते हो, हमने भी की है, ऐसी ही पढ़ाई की है हमने भी, है ना। या तो टेबल हो तो टेबल पे बैठ के बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, सामने अगर लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो लैपटॉप चलाना, मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मोबाइल से पढ़ो, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाते हुए। हवा में नहीं पढ़ना है, भूल जाओगे, फिर कहोगे मैम हमने पढ़ा था हम भूल गए। अरे आपने पढ़ा नहीं था, आप केवल देख रहे थे, सुन रहे थे, मैंने क्या बोला, आपने लिखा नहीं था, मेहनत कहाँ की आपने। हाँ, एक बार पढ़ लो, पूरे साल पीछा करेगा, नहीं तो ये आपका पूरे साल परेशान रहोगे। ये बोलकर कि यार वो फर्स्ट चैप्टर ना मैंने नहीं पढ़ा, पूरे साल कितनी बार बोलोगे, तो बेटर ये है कि एक बार अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर हम एक्टिविटी 1.10 डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक परख नली में हमें क्या लेना है, 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें हमें इसका क्या लेना है बेटा, सॉल्यूशन लेना है। ठीक है ना, क्या कहा मैंने आपसे कि एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए, और एक अन्य परख नली में आपको क्या करना है, 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लीजिए। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का क्या लीजिए, सॉल्यूशन। दोनों विलयनों को चित्र 1.9 के तहत मिला लीजिए। देखो हमने देखा कि ये बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परख नली है, और इसमें क्या है, सो इसमें है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब बोल रहे हैं कि दोनों को मिला लो और अब बता दो कि क्या हुआ। भैया ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अभिक्रिया हुई है, और जो ये बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से मिला तो इसने बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का क्या कर दिया है, NaCl का निर्माण। कैसे किया है तो सुनो, आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आप क्या देखेंगे कि श्वेत रंग के, श्वेत बोले तो सफेद रंग के एक पदार्थ का बेटा क्या हुआ है, यहाँ पर निर्माण हुआ है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और क्या देखेंगे आप, जो जल में कैसा है, अविलय। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पूछते हैं ना, जल में अविलय क्या है, अवशेप क्या होता है, अवशेपण अभिक्रिया क्या है। तो सुनो, यहाँ से जो श्वेत रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ है, श्वेत रंग का एक पदार्थ का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जो जल में कैसा है, विलय नहीं है, नहीं मिल पा रहा, वो जल में कैसा है, अविलय है। सो इस अविलय पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, अवशेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवशेप का क्या होता है, निर्माण, उसी को हम क्या कहते हैं, अवशेपण अभिक्रिया। क्या कह रही हूं मैं आपसे कि जिस भी रिएक्शन या अभिक्रिया में अवशेप का क्या होता है, निर्माण, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशेपण अभिक्रिया। हमने देखा सोडियम सल्फेट की रिएक्शन, जब हमने ही जब अपनी एक्टिविटी पढ़ी तो जैसा जैसा बोला था वैसा कराया कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब किससे होती है, बेरियम क्लोराइड से होती है। इसने बेरियम सल्फेट बनाया और NaCl दिया, यानी सोडियम क्लोराइड दिया, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इनके आयंस की बात करें तो इसकी अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवशेप का क्या हुआ, निर्माण, और एक अन्य उत्पाद यानी सोडियम क्लोराइड का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके बीच में आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान होता है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब आते हैं हम लास्ट अपने डिस्कशन के पॉइंट की तरफ, यानी कि प्रकार में। चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, अभी चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, वरना आप भाग जाओ। सो उपचयन एवं अपचयन में आप ये एक्टिविटी देख पा रहे होंगे, तो सुने होता क्या है, एक चाइना डिश में हमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने को बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बताओ क्या देखा आपने, है ना। तो हमने क्या लिया, पहली बात तो ये बर्नर है, ये जाली है, ये चाइना डिश है, जिसमें कॉपर का क्या है, 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण है। और इस बर्नर को ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ से ज्वाला निकल रही है, और कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, उपचयन। अब मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे, मतलब लिटरली काफी सारे बच्चे उपचयन अपचयन में बहुत ज्यादा बेटा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन होती है कि मैम ये उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। जैसे अभी हमने टोटल कितनी रिएक्शन पढ़ी है, 4। संयोजन बोले तो क्या होता है, जहां 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन में क्या हुआ था, जहां पर एकल अभिकर्मक टूटकर
क्या कर रहा था, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद में चेंज हो रहा था। फिर हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, जहां हमने विस्थापन देखा, फिर हमने द्विविस्थापन देखा, और अब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, उपचयन अपचयन के बारे में। एक सिंगल चीज नहीं छोड़ी है। सो ध्यान से सुनो, ये हमारे सामने कहानी थी। होता क्या है कि जो कॉपर का चूर्ण है, इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की काली परत जो है बेटा वो चढ़ जाती है। अब ये काला पदार्थ बना कैसे, हमने देखा कि जब ये रिएक्शन हुई, ये अभिक्रिया हुई, तो जो कॉपर चूर्ण की जो सतह थी उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ गई, है ना, वो भी काली परत चढ़ गई। लेकिन ये काला पदार्थ क्यों बना, तो ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। तो हमने जाना कि कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुई, इनका तापन करवाया, तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या देखा, कॉपर, जब हमने अभी जाना था ना, हमसे क्या बोला था कि 1 ग्राम हमें कॉपर का चूर्ण लेना है। जैसे ही उसे ताप प्रदान किया गया, सो वायुमंडल से उसने ऑक्सीजन ली और उसने क्या दे दिया, कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के यानी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करें, लो भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया है बेटा। बोल रहे हैं कि अगर इसमें हाइड्रोजन गैस को क्या करे, प्रवाहित करे, तो सतह की काली परत जो है वो भूरे रंग की हो जाएगी। जो सरफेस है ना, जो सतह है, उसकी जो काली परत है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउन रंग में। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर जो है प्राप्त होता है। यहाँ उल्टी प्रोसेस हो रही है, विपरीत अभिक्रिया हो रही है। हमने जाना कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस दे दी जाए और फिर तापन किया जाए, भैया कॉपर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो यहाँ पर उल्टी कहानी हुई है, यहाँ पर उल्टी प्रोसेस हुई है। रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रवाहित किया गया है। ओके, चलो अभी और सुनो, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी नहीं हुई है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या बोल रहे हैं कि अभिक्रिया के समय बेटा जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ह्रास होता है, यानी कि बेटा क्या होती है, कमी, तो हम क्या कहते हैं कि उसका क्या हुआ है भाई, अपचयन हुआ है। उपचयन किस कंडीशन में होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और अपचयन किस कंडीशन में होगा, जब ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। ओके डन। चलिए जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर ये भी हम समझते हैं। चलिए भाई, सो स्टार्ट करें क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया है आप सभी ने, है ना। सो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो हमने जान लिया था कि भाई उपचयन कब होता है और हमने जाना अपचयन कब होता है। सो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन मानेंगे हम, और अगर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, ह्रास बोले तो कमी, तो हम क्या मानेंगे, उसका अपचयन हुआ है। और जानो, अभी मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। सो अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यह अपचयित हुआ है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। बता रही हूँ कैसे, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अगर अपचयित होता है, सो यही अभिक्रिया उपचयन अपचयन कहलाती है, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सो ये थी हमारी रिएक्शन, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने देखा कि ये कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ इसने क्या किया, रिएक्ट किया, इसको तापन या ताप प्रदान किया गया, सो इसने कॉपर अलग कर दिया, H2O अलग कर दिया। अब यहाँ पर उपचयन अपचयन कहाँ हो रहा है, तो ध्यान से देखो, उपचयन यहाँ हो रहा है, अपचयन यहाँ हो रहा है। ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हुई है कि नहीं। एक जगह ऑक्सीजन बढ़ गया और दूसरी जगह ऑक्सीजन कम हो गया। तो यही कहाँ पर होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स रिएक्शन में होता है। ठीक है ना। चलिए अब और जाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, इसे हम और समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट होता है, सो ये जिंक को अलग कर देता है। जिंक ऑक्साइड बेटा जब कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, सो बेटा वो जिंक को अलग कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर देता है, अलग। इसी तरह से हमने क्या देखा, MnO2 की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है,
तो हमने क्या देखा कि MnCl2 और H2O वाटर और क्लोरीन इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, और क्या जाना हमने इसमें, तो हमने एक चीज और जानी, और वो हमने ये जाना कि अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर किसमें, जिंक जो है वो बनाता है। अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्लोरीन यानी Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के एग्जाम्पल्स के बेस पर, ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ये। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो। समझ के बिल्कुल याद रखना ये चीज, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं, बस 2 पॉइंट और। अब हम जानेंगे क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। ये जो उपचयन अभिक्रिया होती है उसे हम डेली बेसिस पर देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखते हैं। इसी में बेटा मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी, एक तो संक्षारण और एक विकृत गंधिता के बारे में। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम से पूछ लें, क्या मैम से पूछ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है क्या, जी हाँ है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। सो चलो जानते हैं सबसे पहले कि ये संक्षारण क्या होता है। तैयार होना, चलो। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। अरे भाई क्या बात बोली है, हमने बिल्कुल देखा है कि अगर हम लोहे से बनी कोई नई वस्तु लेकर आते हैं, लोहा बोले तो आयरन, जो कि क्या है Fe। आयरन क्या है, तो भैया एक मेटल होता है। ये क्या है बेटा, सो ये है एक मेटल, यानी कि ये क्या है, एक धातु होती है। सो बेटा हमने क्या जाना कि हमने देखा कि जब भी हम लोहे से बनी हुई कोई नई वस्तु लेकर आते हैं तो भाई वो शाइन करती है, चमकती रहती है, क्योंकि मेटल्स की एक क्वालिटी ही होती है कि मेटल्स में गुण पाया जाता है कि उनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या बोल रही हूं मैं, कि कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना ही कहते हैं। अब कुछ समय के बाद वो भूरे रंग में लाल युक्त भूरे रंग में चेंज हो जाता है, इसका मतलब उसमें क्या लग जाती है, जंग। कुछ अन्य धातुओं के साथ भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग लगने के बाद वो किस रंग में चेंज हो जाता है, या लोहे में जंग लगना क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। या लोहे में जंग लगना किसे कहते हैं। अब सुनो, प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं के एग्जाम्पल, धातुओं में भी सेम ऐसा ही परिवर्तन होता है। जैसे सुनो, जब कोई धातु अपने आसपास जैसे अम्ल, जैसे आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, क्या बोला है कि जब कोई धातु अपने आसपास बेटा अम्ल हो गया, आर्द्रता हो गया, इनके संपर्क में आ जाती है तो ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को ही बेटा हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना ही क्या कहलाता है, संक्षारण के अन्य एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण है। क्या बोला मैंने कि चांदी के ऊपर काले कलर की परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी कलर की परत चढ़ना ही संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे हो गए, पुल हो गया, लोहे की रेलिंग हो गई, जहाज हो गया, धातु है ना, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं जो होती हैं उनको बहुत क्षति होती है ना। और लोहे का संक्षारण एक कोई सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या है, क्योंकि बड़े बड़े पुल भी किसके बने होते हैं भाई, लोहे के बने होते हैं। अगर इसमें ऐसे ही जो है संक्षारण होता रहेगा तो ये तो पुल टूट के भी गिर सकता है कई सालों तक। अगर हम देखें पुल कोई 4-5 दिन के लिए तो नहीं बनता, कई सालों के लिए होता है ना, तो एक समय के बाद तो वो टूट के गिर सकता है। सो क्षतिग्रस्त होने को बदलने में ही हर वर्ष क्या होता है, काफी ज्यादा जो है खर्चा होता है, एक्सपेंस लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अब कॉपर का थोड़ी बनाएंगे हम, समझ रहे हो, गोल्ड का थोड़ी बनाएंगे पुल, या हम जिन भी चीज़ों में इसका यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसको, वो चीज़ें खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसके लिए उस पर क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, खर्च किया जाता है। समझ गए ना। चलो लास्ट वन है अब विकृत गंधिता। फटाफट से हम इसे भी पढ़ते हैं कि विकृत गंधिता क्या है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, और वो चीज़ ये है कि जब भी हम अगर कोई वसा युक्त फूड हो गया, तेल से बना कोई खाना होता है, वो एक थोड़ी देर के बाद, जैसे एक टाइम खा लिया, चलो ठीक है, गिरी से गिरी कंडीशन में आपने 2 टाइम खा लिया, लेकिन नेक्स्ट डे टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे तो और चेंज हो जाएगा।
तो ऐसा क्यों होता है? और ये चीज़ें कुछ पैकेट्स वाली जो होती हैं वो खराब भी नहीं होती हैं, उनमें क्या होता है सब जानते हैं, हम हर एक चीज़ जानते हैं। तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री बेटा जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्वाद है उसमें भी चेंज हो जाता है और उसकी जो गंध है वो भी चेंज हो जाती है। अलग ही खाकर पता चल जाता है कि इसमें गड़बड़ है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध जो है वो बदल जाते हैं, यानी उनके स्वाद में और गंध में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। इसी के साथ प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है बेटा, यानी कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर, क्या हटाकर बेटा? ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। क्या ना हो सके? चिप्स का बेटा उपचयन ना हो सके। यही कारण होता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना बेटा, उसमें ऑक्सीजन गैस हटा के किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, ताकि वो चिप्स जो है वो कुछ दिन तक चल सके, कुछ समय तक चल सके, बल्कि खराब ना हो। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। चंगू मंगू, आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होता है डन। ठीक है, सो वे बच्चे जिन्होंने रिकॉर्डेड वीडियोस 1 बाय 1 करके नहीं देखी, भाई देख लेना, या तो वो देख लेना या तो ये देख लेना, एक ही बात है। लेकिन वहां पर मैंने पढ़ाए हैं पाठ्यगत प्रश्न, जो आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चन होते हैं, वहां पर मैंने पढ़ाए हैं MCQs, वहां मैंने करवाए हैं MIQs, NCERT सॉल्यूशंस, सारी चीजें। सो अगर आप उसे भी पढ़ना चाहते हो तो जरूर से जरूर पढ़ लेना। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो तो सबसे पहले करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये है मैग्नेट बेस के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैग्नेट बेस से जुड़ सकते हैं। आप हमारी क्लासेस बेटा YT पर ले सकते हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट बेस से इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़कर यहाँ पर भी हमारे सेशंस ले सकते हैं, और इतनी सारी मेहनत करो, खूब सारी पढ़ाई करो, ताकि आपकी फोटो भी हम यहाँ पर यूज कर सकें, है ना। ई नोट्स ई बुक कहाँ मिलेंगे बेटा? नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारे टॉप कोर्सेज हिंदी इंग्लिश मीडियम के, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश। ये सब हमारे चैनल पर कवर कराए जाते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। सो आई होप कि ये प्यारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।